Hello student, this is your physics class of class 11. Now at this time we are going to deal with our 12th lecture. So as you see on your screen, today our topic is regarding the further concepts of dimensions. जैसा आप देख रहे हो 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़ होती है डायमेंशंस में, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है क्वेश्चंस के फॉर्म में। तो सबसे पहला है डायमेंशनल कांस्टेंट। देखेंगे तो चारों कुछ एक तरह का ही लगेगा, कुछ बहुत ही छोटे छोटे फ़र्क हैं, लेकिन ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं जब आप कॉन्सेप्चुअल लेवल पे इस डायमेंशन कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो। तो डायमेंशनल कांस्टेंट का क्या मतलब है, स्क्रीन पे आप इसके डेफिनेशन देख रहे हो। These are the quantities whose value are constant and they possess dimensions। तो इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी और कांस्टेंट होने के बावजूद डायमेंशन पजेस करेगा। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ऐसे करके बहुत सारे, प्लैंक कांस्टेंट, बहुत सारे कांस्टेंट आपको मिलेंगे इस तरह के। तो उनकी वैल्यू हर जगह कांस्टेंट होगी, फिर भी डायमेंशन उसके पास होगा। तो ये आपका डायमेंशनल कांस्टेंट्स कहलाएगा। वही डायमेंशनल वेरिएबल की बात करें तो दीज आर द क्वांटिटीज़ हुज वैल्यूज़ आर वेरिएबल एंड दे पजेस डायमेंशंस। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे आ गया ना, चीज़ें पूरी तरह वेरिएबल होंगी और उसके साथ डायमेंशन भी होगा। तो ये आपका एक फिज़िकल जो बहुत ही नॉर्मल फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनके कॉन्सेप्ट में आ जाएगा डायमेंशनल वेरिएबल्स, एरिया, वॉल्यूम वगैरह। वहीं तीसरे कॉन्सेप्ट की बात करें तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी ध्यान दीजिए। दीज आर द क्वांटिटीज़ हुज वैल्यूज़ आर कांस्टेंट बट दे डोंट पजेस डायमेंशन। तो कांस्टेंट भी होगा और डायमेंशंस भी नहीं होगा। तो ये चीज़ याद रखने योग्य है। पाई हो गया, ये आपका यूलर कांस्टेंट हो गया। तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ और इस तरह की चीज़ों में आपको ये हमेशा ऐसे ही मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हो गए, वो हमेशा कांस्टेंट हैं और उनका कोई डायमेंशन भी नहीं होता। 1 2 3 4 ये सारे नंबर हो गए। तो आप समझ पा रहे होगे, एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हैं। ठीक है, तो अगला हमारा डायमेंशनलेस वेरिएबल्स है। अब देखिए यहाँ कांस्टेंट था, यहाँ डायमेंशनलेस वेरिएबल्स आ गया। ये क्या है, तो दीज आर द क्वांटिटीज़ हुज वैल्यूज़ आर वेरिएबल एंड दे डू नॉट हैव डायमेंशंस। तो वेरिएबल होने के बावजूद इनका डायमेंशन नहीं है। जैसे आपका एंगल हो गया, स्ट्रेन हो गया। तो कारण इसके पीछे ये है कि या तो इनके वेरिएबल उनके डायरेक्शन के वेरिएशन की वजह से नहीं मिल पाते, और नहीं तो जो इनका कह सकते हो कि जो इनका फॉर्मूला बनता है वो ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक दूसरे को कट कर जाते हैं, जैसे स्ट्रेन में है। तो इस वजह से इनका कोई डायमेंशन नहीं बनता। समझ पा रहे होंगे आप। तो इस तरह से ये 4 आपके इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। आगे अब हम बात करते हैं। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, अब हम यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस की बात करते हैं। तो इसमें आपको 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरिएशंस पढ़ने और इसी पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ आपके 11th एग्जामिनेशन में बल्कि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स में एक आध न्यूमेरिकल इन तीनों में से ज़रूर रहेंगे। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहला हमारा है कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर यूनिट्स। तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन। वहीं दूसरा है चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ वेरियस फार्मूला। जितने भी फार्मूला हैं हम डायमेंशन की हेल्प से ये साबित कर सकते हैं कि वो सही है या नहीं है। वहीं डेरिवेशंस ऑफ फार्मूला यानी कंडीशंस को देख के अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के वेरिएशंस को यूज़ करके हम उसके हेल्प से नए फार्मूले को डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो पहला हम कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर पे चलते हैं। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, दिस इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स द सेम वॉट एवर बी द सिस्टम ऑफ इट्स मेजरमेंट। तो ये पूरी तरह से इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि इसकी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होगा जो कुछ भी सिस्टम मेज़र करे। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट बेस फार्मूला बन के सामने आता है वो आपका Q इजिकल्स टू इक्वेशन 1 है, N1 U1 इजिकल्स टू N2 U2 है। अब ये सारा कॉन्सेप्ट आपका इसी 4 N1 U1 और N2 U2 में है। अब इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पर U1 और U2 जो है ये आपका मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, और N1 N2 जो है ये आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है। अब इस चीज़ को आप
आगे समझने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पर जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इक्वेशन 2 में अब हमने u1 लिया है, तो u1 में क्या लिया है, m1 पे पावर a, l1 पे पावर b, t1 पे पावर c। आप जानते हो m l t यूज़ करते हैं बेस सबसे छोटे डायमेंशन के फॉर्म में। बाकी जितने भी फिजिकल क्वांटिटी आएंगे तो सातों इसके साथ धीरे धीरे जैसे जैसे आएंगे यूज़ होंगे, लेकिन कम से कम हमें m l और t हमेशा ही यूज़ करना है, सबसे छोटे डायमेंशन को भी शो करना है, भले m l t में से कोई रहे ना रहे। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देना हो। तो u1 के लिए हमने जब इसको लिया तो a b c तीनों पावर ले लिया ए बी सी के फॉर्म में, क्योंकि हमें पता तो है नहीं क्या पावर होगा। वहीं u2 जब लिया तो फिर हमने m2 l2 और t2 ले लिया, और यहाँ पर भी हमने ए बी सी ले लिया। तो इस तरह से हमारा ये बेस कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। अब हम इसके दूसरे फॉर्म को देखते हैं। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पे अपने इक्वेशन फर्स्ट, जैसे कि q1 इज इक्वल्स टू n1 u1 प्लस इज इक्वल्स टू n2 u2 था, वहाँ से जब हम लेते हैं तो इक्वेशन 3 बनता है, n2 इज इक्वल्स टू n1 u1 अपॉन u2, इक्वेशन 3। इसी इक्वेशन 3 को अब यूज़ करेंगे इक्वेशन 2 को इन इक्वेशन 3। अब जैसे ही इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 में यूज़ करेंगे तो कंसेप्ट क्या बन जाएगा, n2 इज इक्वल्स टू n1, फिर विद इन ब्रैकेट m1 पे पावर a, l1 पे पावर b, t1 पे पावर c अपॉन m2 पे पावर a, l2 पे पावर b और t2 पे पावर c। इसी को आगे फर्दर जब करेंगे तो क्या सामने आएगा, n2 इज इक्वल्स टू n1 m1 अपॉन m2 पे पावर, देखिए पावर दोनों पे सेम है, तो दोनों आपका एक्सपोनेंशियल कॉन्सेप्ट पे दोनों पे पावर सेम है, तो एक ही पावर ले लिया जाएगा, m1 अपॉन m2 की पावर होल पावर a, l1 अपॉन l2 का होल पावर b और t1 अपॉन t2 का होल पावर c। ठीक है, तो यही फॉर्मूला है जिसको हमें यूज़ करना है। अब इसको न्यूमेरिकली हम देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। तो हमारा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इस कॉन्सेप्ट पे, न्यूमेरिकल कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। अब देखिए कैसे कन्वर्ट होता है। तो आप जानते हो न्यूटन अपने आप में MKS यूनिट है, MKS यूनिट जानते हैं आप, और डाइन क्या है, CGS यूनिट है। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को हम इस हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो आप देख रहे हैं जो डायमेंशनल फार्मूला है फोर्स का वो क्या है, m1 l1 t पे पावर -2। अब यहाँ पर जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, डायमेंशनल फोर्सेस जो हैं मास लेंथ टाइम में, वहाँ पर ए बी सी क्या होगा, जो इसके ऊपर पावर है फोर्स के ऊपर एम एल टी पे जो पावर है वही आपका ए बी सी होगा। ये आप अच्छे से जान रहे हो, पहले बता चुका हूँ। तो आपका A1 हो गया, B1 हो गया और C -2 हो गया। नाउ अब कन्वर्ट करेंगे MKS सिस्टम को CGS सिस्टम में। तो यहाँ पर जो आपका M1 हो जाएगा वो 1 kg हो जाएगा। आप जानते हो MKS का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आपका M1 kg में लेंगे 1 kg, वहीं L1 1 मीटर लेंगे और T1 1 सेकेंड लेंगे। ठीक है, वहीं जो हमारा दूसरा M2 L2 T2 है, तो M2 के लिए हम 1g लेंगे यानी 1 ग्राम। देखिए CGS यूनिट है ना, तो सेंटीमीटर सेंटीग्राम में चला गया, ये वो किलोग्राम ये ग्राम में। तो M2 आपका ग्राम हो गया 1 ग्राम, वही L2 आपका 1 सेंटीमीटर हो गया और T2 फिर सेकेंड में हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर N1 जो है 1 न्यूटन हो गया, क्योंकि आप देख रहे हो N1 जो फॉर्मूले में आप देख रहे हो ये आपका MKS सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और N2 आपका जो रिक्वायर्ड सिस्टम है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। तो इस तरह से जब आप ये फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला आप देख रहे हैं, तो रिज़ल्ट क्या आएगा अब इसको देखते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान देंगे, तो N1 की जगह हम 1 रख देते हैं और M1 M2 L1 L2 और T1 T2 की सारी वैल्यू जब पुट करते हैं अलॉन्ग विथ ABC, तो कुल मिला के जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आएगा जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, फर्दर फिर इसको सॉल्व करेंगे तो अब देखिए सब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ याद क्या रखना है, जिस रूप में जिस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जैसे CGS यूनिट डाइन में कन्वर्ट करना है तो हमको न्यूटन यानी MKS यूनिट को CGS में कन्वर्ट कर देना होगा, और अगर CGS को MKS में करना होता तो उल्टा करना होता। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमें CGS में कन्वर्ट करना है, इसलिए जो आपका किलोग्राम है जो कि MKS सिस्टम है उसको आप CGS सिस्टम में चेंज करेंगे। तो 1 किलोग्राम में आप जानते हैं 1000 ग्राम का कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर तुरंत आप कन्वर्जन उल्टा कर देंगे, यहाँ पर वेरिएशन आपको यही मिलेगा। तो जैसे ही आप इसको ग्राम में चेंज कर देते हो तो आप देख रहे हो ग्राम ग्राम कट जाएगा,
वहीं मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा और सेकंड सेकंड तो कटा हुआ है। तो फर्दर जब इसको फर्दर सॉल्व करो तो आप देख रहे हो 10⁻³ इंटू 10⁻², बेस सेम है तो आप समझ रहे हो मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर ऐड हो जाएगा तो 10⁵। तो n2 क्या हो गया 10⁵ न्यूमेरिकल वैल्यू। देखा आपने। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल वे में आप इस चीज़ को निकाल सकते हो। 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन हो गया। इस तरह से फर्दर आप न्यूमेरिकल करिएगा, बहुत ही सिंपल है। और अगला कॉन्सेप्ट हम अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।